ओटीपी में आज जिन 3 खबरों की हम बात करेंगे उनमें सबसे पहले आज बात होने वाली है बालेन को उखाड़ फेंकेगी जेंजी। क्यों, आपको बताएंगे हम। वहीं दूसरी जो खबर आज की हमारी रहने वाली है वो बलूचों का आक्रमण मुनीर सेना में भगदड़ की है। किस तरीके से भगदड़ मची है इसके बारे में जानकारी देंगे। वहीं तीसरी जो खबर होगी वो तीसरी खबर में हम बात करेंगे सोनम वांगचुक का भूत करेगा संसद मार्च। बालेन का तख्ता पलट करने की तैयारी में है जेंजी। बालेन के सपोर्टर्स जेंजी हो गई है उनके खिलाफ। ये सवाल नेपाल की सियासी गलियारों में इस वक्त तैर रही है और सिर्फ सवाल ही नहीं बल्कि बगावत की आहट भी है। क्या वाकई नेपाल की जेंजी बालेन शाह को उखाड़ फेंकने की तैयारी में है? क्या वही युवा जिन्होंने कल तक उन्हें अपना हीरो बना रखा था आज उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ नाराजगी है या एक आने वाले तख्ता पलट की ये दस्तक है? काठमांडू की सड़कों से लेकर के देखिए सोशल मीडिया के रण तक एक नया माहौल इस वक्त बन रहा है। गुस्सा सिर्फ नीतियों पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर उबल रहा है। जिस युवा यानी जेंजी ने बालेन शाह को अपना मत देकर के नेपाल के सर्वोच्च तख्त पर बैठाया था, जिस जेंजी को बदलाव की उम्मीद थी, आज वही जवाब मांग रही है। समर्थन से विरोध तक का ये सफर इतना तेज रहा कि सत्ता भी समझ नहीं पा रही ये लहर थमेगी या सब कुछ अपने साथ बहा ले जाएगी। देखिए हर तरफ एक ही गूंज है, अब क्या होगा? क्या बालेन शाह इस तूफान को झेल पाएंगे या नेपाल एक और सियासी भूचाल के मुहाने पर खड़ा है? अब लड़ाई सिर्फ एक नेता की नहीं, ये लड़ाई है भरोसे और बगावत के बीच और इसका अंजाम पूरे नेपाल की दिशा और दशा तय कर सकता है। सोचिए, सिर्फ 7 महीने। सत्ता के गलियारों में ये कोई लंबा वक्त नहीं होता है, लेकिन नेपाल की राजनीति में ये 7 महीने इतने भारी साबित हुए कि जिस नेता को कभी करप्शन वाले सिस्टम का अंत कहा जा रहा था उसी पर अब खुद सिस्टम जैसा बनने के आरोप लग रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया? क्या बालेन शाह बदल गए या फिर सत्ता ने उन्हें बदल दिया? क्योंकि जिन युवाओं ने उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी उम्मीद माना था, आज वही सोशल मीडिया पर #रिजाइन बालेन जैसे नारों के साथ जवाब मांग रहे हैं। काठमांडू की सड़कों पर गूंजते विरोध के बीच में अब बहस सिर्फ सरकार की नीतियों की नहीं बल्कि उस भरोसे की है जिसने बालेन शाह को सत्ता तक पहुंचाया था। दरअसल बालेन शाह के खिलाफ गुस्सा किसी एक फैसले से पैदा नहीं हुआ, एकाएक नहीं हुआ। ये कई फैसलों और घटनाओं का नतीजा है जिन्होंने धीरे धीरे उनकी सबसे बड़ी ताकत यानी कि युवाओं का भरोसा कमजोर कर दिया। सबसे बड़ा विवाद यहाँ बागमती नदी किनारे बसे हजारों झुग्गी वासियों को हटाने की कार्रवाई को लेकर है। सरकार का तर्क था कि नदी किनारे अतिक्रमण हटाना बड़ा जरूरी है, लेकिन विरोधियों का कहना है कि अगर कानून पुनर्वास की बात करता है तो फिर हजारों लोगों को बेघर करके उन्हें उनके हाल पर क्यों छोड़ दिया जाता है? सवाल सिर्फ बुलडोजर चलाने का नहीं था, सवाल उन परिवारों का था जिनके सिर से एक ही झटके में छत छिन गई। बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक हजारों लोग खुले आसमान के नीचे पहुंच गए। यही वजह है कि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से लेकर के सिविल सोसाइटी तक ने सरकार की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जुलाई के पहले हफ्ते में नेपाल लगातार 3 आत्मदाह की घटनाओं से दहल उठा और सबसे ज्यादा चर्चा उस युवा राइड शेयर ड्राइवर की हुई जिसने ट्रैफिक जुर्माना भर पाने में असमर्थ होने के बाद खुद को आग लगा ली। यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति की त्रासदी की नहीं बल्कि युवाओं के भीतर जमा हो रहे गुस्से और हताशा का प्रतीक बन गई। विडंबना आप देख लीजिए, 2023 में जब ऐसी ही एक घटना हुई थी तब बालेन शाह ने इसे सरकार की विफलता का चरम बताया था, लेकिन अब जब वही सवाल उनकी अपनी सरकार के सामने खड़ा हुआ तो उनकी चुप्पी विपक्ष के लिए सबसे बड़ा हथियार बन गई। अब विरोधियों का ऐसे में कहना है कि जो नेता कभी हर मुद्दे पर मुखर रहते थे वही आज सबसे मुश्किल सवालों पर खामोश क्यों है? यहीं से बात सिर्फ नीतियों की नहीं बल्कि नेतृत्व की बन जाती है। बेरोजगारी बढ़ती, आर्थिक मुश्किलें और फिर युवाओं की टूटी उम्मीदों ने सरकार के खिलाफ माहौल और तेज कर दिया। जिन युवाओं ने राजनीतिक बदलाव की लड़ाई लड़कर पुरानी व्यवस्था को चुनौती दी थी उन्हें उम्मीद ये थी कि नई सरकार रोजगार, पारदर्शिता और जवाबदेही का नया मॉडल पेश करेगी। लेकिन अब कई युवा संगठन आरोप लगा रहे हैं कि बजट में उनकी प्राथमिकताओं की अनदेखी की गई है और फैसले जनता से संवाद के बजाय उन पर थोपे जा रहे हैं। और यही वजह है कि बालेन शाह पर जन विरोधी और निरंकुश शैली में शासन चलाने के आरोप भी खुलकर लगाए जा रहे हैं।
यानी कि लड़ाई अब सिर्फ झुग्गियों, आत्मदाह या बेरोजगारी तक की नहीं रह गई है। असली लड़ाई उस भरोसे की है जिसने बालेन शाह को सत्ता तक पहुंचाया था। और राजनीति में जब जनता का भरोसा दरकने लगता है तो सबसे मजबूत बहुमत भी कमजोर दिखाई देने लगता है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या बालेन शाह इस बढ़ते गुस्से का जवाब देंगे या उनकी चुप्पी ही उनके खिलाफ सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बन जाएगी? क्योंकि नेपाल की सियासत में इस वक्त फैसला सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि उसकी साख का भी होने वाला है। लेकिन बालेन शाह की चुनौती सिर्फ सड़कों पर हो रहे विरोध तक सीमित नहीं है। अब सवाल उनकी सरकार के बाहर ही नहीं बल्कि सत्ता के भीतर भी उठने लगे। जिस पार्टी ने ऐतिहासिक जनादेश के साथ सरकार बनाई थी, उसी के कुछ सांसद अब खुलकर ये कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ एक चेहरे की लोकप्रियता के भरोसे नहीं चल सकती है। संदेश यहाँ साफ है, अगर फैसले कुछ लोगों तक सीमित रहेंगे और जनप्रतिनिधियों की भूमिका कमजोर होती जाएगी तो असंतोष सिर्फ विपक्ष तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि सत्ता के गलियारों में भी सुनाई देगा। और हाल के महीनों में संसद के भीतर कई ऐसे मौके आए हैं जब सत्तारूढ़ दल के सांसद ही नहीं सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते ये नजर आए। किसी ने सांसदों की भूमिका और सम्मान की बात की तो फिर किसी ने किसानों की महंगाई की रोजमर्रा की समस्याओं पर सरकार को अधिक जवाबदेह होने की नसीहत भी दे डाली। कई सांसदों ने यह भी कह दिया कि सरकार को सिर्फ बड़े वादों और सोशल मीडिया की छवि से आगे बढ़कर के जमीनी नतीजे दिखाने होंगे। इन बयानों ने यह संकेत जरूर दिया कि पार्टी के भीतर हर कोई मौजूदा कामकाज के तरीके से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। दरअसल बालेन शाह की राजनीति शुरू से ही पारंपरिक नेताओं से अलग रही। चुनाव प्रचार के दौरान उनकी तेज आक्रामक और बेबाक ने लाखों युवाओं को आकर्षित तो कर लिया। भ्रष्टाचार, सुस्ती और लाल फीताशाही के खिलाफ उनके सख्त तेवर ही उनके सबसे बड़े राजनीतिक पहचान बन गए। जनता ने भी उसी उम्मीद के साथ उन्हें ऐतिहासिक जनादेश दिया कि अब फैसले तेज होंगे और फिर व्यवस्था बदल जाएगी। लेकिन सत्ता में आने के बाद ही वो आक्रामक शैली अब उनके लिए चुनौती बनती दिखाई दे रही है। आलोचकों का ये कहना है कि मजबूत नेतृत्व और एक तरफा फैसलों के बीच की दूरी बहुत अब कम होती है और यही दूरी आज बालेन शाह की सरकार पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े कर रही है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि किसी भी नई सरकार के लिए शुरुआती महीने सबसे अहम होते हैं क्योंकि इसी दौरान जनता ये तय करती है कि चुनावी वादे हकीकत में बदल रहे हैं या नहीं। बालेन शाह के सामने भी यही परीक्षा है। एक और उनसे बदलाव की उम्मीद अब भी जुड़ी हुई है तो दूसरी ओर उनकी कार्यशैली को लेकर के उठ रहे सवाल लगातार तेज हो रहे हैं। और ऐसे में क्या बालेन शाह इन आलोचनाओं को चेतावनी मानकर अपनी राजनीति की दिशा बदलेंगे या बढ़ता असंतोष आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बन जाएगा? क्योंकि राजनीति में सबसे खतरनाक विरोध विपक्ष का नहीं होता, सबसे खतरनाक विरोध तब हो जाता है जब वही लोग सवाल पूछने लगे जिन्होंने आपको सत्ता तक पहुंचाया हो। और आज नेपाल में बालेन शाह ठीक उसी मोड़ पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के दो संवेदनशील इलाके बलूचिस्तान और पीओके एक बार फिर सुर्खियों में हैं। एक तरफ बीएलए के हमले के दावे हैं, 45 पाकिस्तानी सेना को मारने के दावे हैं, तो दूसरी तरफ पीओके में बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती, भारी हथियारों संग 8000 रेंजर्स की तैनाती, गृह युद्ध जैसे हालात। सवाल है कि आखिर पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था इन मोर्चों पर क्यों दबाव में है? देखिए, बलूचिस्तान में यहाँ मस्तगुंग में पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाकर किए गए हमले में 45 सैनिकों के मारे जाने की खबर है और मस्तुंग के खदकोजा में सुनियोजित तरीके से घात लगाकर हमले की जिम्मेदारी बीएलए के खास फतह स्क्वाड ने ली है। फतह स्क्वाड हालिया महीनों में लगातार पाकिस्तानी आर्मी और सुरक्षा बलों को निशाना बनाती रही है। बीएलए के फतह स्क्वाड ने पाकिस्तानी सैनिकों को ले जा रही बसों के काफिले, उनकी सुरक्षा में लगी टीम को निशाना बनाया। इसके बाद हालात को संभालने के लिए भेजी गई अतिरिक्त टुकड़ियों पर भी हमले किए। बीएलए ने बयान जारी करते हुए इस हमले की जानकारी भी दी। बलूचिस्तान प्रांत का मस्तुंग लंबे समय से विद्रोहियों का गढ़ बना हुआ है। इस जिले में पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर कई बड़े हमले किए गए हैं। साइज के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। बलूचिस्तान के दूर दराज के इलाकों में सैनिकों को लाने ले जाने के लिए पाकिस्तानी सेना को लगातार अब मुश्किल भी आ रही है। देखिए, बलूचिस्तान में बीएलए ने यहाँ हालिया वर्षों में लगातार पाकिस्तानी आर्मी पर हमले भी किए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सशस्त्र संगठन बीएलए 2 दशक से सक्रिय है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में इसकी गतिविधियां एकदम से बढ़ गई हैं। इस गुट का ये कहना है कि उसका उद्देश्य बलूचिस्तान को पाकिस्तान से स्वतंत्रता दिलाना है, यानी कि आजादी। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है जो प्राकृतिक गैस, तांबा, सोना और अन्य खनिज संसाधनों से समृद्ध माना जाता है और लंबे समय से यहाँ के कई स्थानीय समूह आरोप ये लगा रहे हैं कि संसाधनों का लाभ स्थानीय आबादी तक पर्याप्त रूप से नहीं पहुंचता है।
और इसी असंतोष ने दशकों से अलगाववादी आंदोलनों को जन्म दिया। बीएलए जैसे संगठन खुद को बलूच राष्ट्रवादी आंदोलन का हिस्सा बताते हैं, जबकि पाकिस्तान उन्हें आतंकवादी संगठन मानता है और उन पर सुरक्षा बलों और बाकी नागरिकों को उनके हमले का आरोप लगाता है। और हाल के वर्षों में सुरक्षा विश्लेषकों ने यह नोट किया है कि बीएलए ने छोटे हमलों के बजाय अधिक समन्वित अभियानों पर जोर दिया है। संगठन अक्सर सैन्य काफिले और चौकियों पर सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने का दावा करता है। अगर उसके दावे सही साबित होते हैं तो फिर ये संकेत होगा कि संगठन बेहतर योजना, खुफिया जानकारी और समन्वय के साथ हमला करने की कोशिश कर रहा है। वहीं बलूचिस्तान का विशाल और कठिन भूगोल सुरक्षा अभियानों को जटिल बनाता है। दूर दराज के इलाकों में सैनिकों की आवाजाही, आपूर्ति और निगरानी पहले से ही चुनौतीपूर्ण है यहाँ पर रही। ऐसे में किसी भी बड़े हमले का असर केवल सैन्य स्तर तक सीमित भी नहीं रहता, बल्कि राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी पड़ता है। और इसी वजह से सोचिए, पाकिस्तान लगातार इस क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती और सैन्य अभियानों पर जोर देता रहा। बलूचिस्तान अकेला ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां इस समय पाकिस्तान को आंतरिक असंतोष का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी लंबे समय से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। विभिन्न रिपोर्ट के अनुसार महंगाई, प्रशासनिक फैसले और राजनीतिक अधिकारों को लेकर प्रदर्शन हुए, जिन पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई भी हुई है। इन घटनाओं ने पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा और शासन व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। हालांकि बलूचिस्तान का विद्रोह और पीओके के प्रदर्शन अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन दोनों घटनाएं ये दिखाती हैं कि पाकिस्तान को एक साथ कई आंतरिक चुनौतियों का सामना करना इस वक्त पड़ रहा है। बलूचिस्तान और पीओके का संकट केवल सैन्य कार्रवाई से जुड़ा मुद्दा नहीं है और इसके पीछे राजनीतिक प्रतिनिधित्व, संसाधनों के बंटवारे, विकास, सुरक्षा और स्थानीय असंतोष जैसे कई जटिल पहलू हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान का यह कहना है कि वो सशस्त्र समूहों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा और देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। और इसी के मद्देनजर मुनीर ने पीओके में जारी विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए 8000 अतिरिक्त रेंजर्स की तैनाती की। ये रेंजर्स भारी हथियारों से लैस हैं, जिनका इस्तेमाल युद्ध के समय दुश्मन के खिलाफ किया जाता है। और इसके अलावा लोगों के इकट्ठा होने और रैली करने पर कानूनी प्रतिबंध लागू कर दिए गए। कुछ इलाकों में देखिए इंटरनेट सर्विस को भी बंद कर दिया गया और मीडिया पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। पाकिस्तान ने विरोध प्रदर्शन कर रहे नेताओं के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की और सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। प्रदर्शनकारियों को संगठित करने में अहम भूमिका निभाने वाली जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उसके कई सदस्य हिरासत में हैं। कुछ प्रदर्शनकारी नेताओं के खिलाफ देशद्रोह के आरोप भी लगाए गए हैं। अब एक बात जरूर स्पष्ट है, बलूचिस्तान और पीओके पाकिस्तान के लिए केवल कानून व्यवस्था का सवाल नहीं रह गया, यह उसकी आंतरिक सुरक्षा, राजनीतिक स्थिरता और राज्य की क्षमता की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक बन चुका है। सोनम वांगचुक इन दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे अपने अनशन को लेकर चर्चा में है। उनका विरोध मुख्य रूप से देश की परीक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और शिक्षा क्षेत्र में जवाबदेही की मांग को लेकर है। वांगचुक का कहना है कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और सख्त कार्रवाई जरूरी है। वांगचुक करीब 20 दिनों तक अनशन पर हैं। लंबे उपवास के कारण उनकी सेहत को लेकर चिंता भी जताई गई। समर्थकों और कई नेताओं ने उनसे उनके स्वास्थ्य को देखते हुए अनशन खत्म करने की अपील की। इसके बाद उन्होंने संकेत दिया कि वो अनशन खत्म करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले वो 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च को सफल बनाना चाहते हैं। सोनम वांगचुक ने अपने एक बयान में कहा कि अगर उनकी मांगों और आंदोलन को गंभीरता से नहीं लिया गया तो वो भूत बनकर वापस आएंगे। इस बयान को उनके प्रतीकात्मक रूप से इस्तेमाल उनका किया गया। मतलब ये था कि अगर वो अपने जीवन काल में इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ा पाए तो उनकी आवाज और संघर्ष दोनों जारी रहेगी। इसका अर्थ सचमुच भूत बनने जैसा नहीं था। देखिए, वांगचुक और उनके समर्थक परीक्षा व्यवस्था में सुधार, पेपर लीक मामलों में जिम्मेदारी तय करने और छात्रों के हितों की रक्षा की मांग कर रहे हैं। लगातार नीट यूजी पेपर लीक विवाद के बाद देश भर में परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठे थे। प्रदर्शन से जुड़े कुछ लोगों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही तय करने और उनके इस्तीफे की भी मांग उठा दी थी। देखिए, विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है। उनका आरोप यह है कि पेपर लीक जैसी घटनाएं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और सरकार परीक्षा व्यवस्था को सुरक्षित बनाने में असफल रही है। विपक्ष का यह कहना है कि ऐसे मामलों में सिर्फ जांच नहीं बल्कि जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। कुछ विपक्षी नेताओं ने सोनम वांगचुक के आंदोलन का समर्थन भी किया और सरकार से छात्रों की चिंताओं पर ध्यान देने की मांग भी की है। देखिए, केंद्र सरकार और सत्तारूढ़ पक्ष का यह कहना है कि परीक्षा प्रणाली को लेकर उठे मामलों की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सरकार का तर्क ये है कि कुछ घटनाओं के आधार पर पूरी परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाना उचित नहीं है, ये समझना होगा। सरकार ने यह भी कहा है कि छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए लगातार सुधार किए जा रहे हैं और किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, यह आश्वासन दिया गया है। खैर, सोनम वांगचुक के आंदोलन के दौरान कई राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों ने उनसे मुलाकात भी की है या समर्थन जताया अपना। इसमें विपक्षी नेताओं के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल रहे। कई नेताओं ने उनकी मांगों पर चर्चा की और छात्रों से जुड़े मुद्दे को उठाने की बात भी कही। वहीं कुछ लोगों ने उनसे उनके स्वास्थ्य को देखते हुए आंदोलन खत्म करने की अपील भी की कि कम से कम आप भोजन ग्रहण करें। देखिए, सबकी नजर 20 जुलाई के संसद मार्च पर है, मेरी भी है। वांगचुक चाहते हैं कि बड़ी संख्या में लोग शांतिपूर्ण तरीके से इसमें शामिल हो ताकि शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा सुधार का मुद्दा सरकार तक मजबूती से पहुंचे। ये आंदोलन एक तरफ छात्रों की चिंताओं और परीक्षा सुधार की मांग को देखिए सामने रखता है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है। आने वाले दिनों में ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि सरकार की ओर से इस मामले में क्या कदम उठाए जाते हैं और आंदोलन किस दिशा में आगे बढ़ता है। 20 तारीख का इंतजार पूरे देश को है। ओटीपी में और किन खबरों पे चाहते हैं कि हम आपके सामने डिटेल रिपोर्ट लेकर के आए, या आपकी क्या राय है इन खबरों पर, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अपनी राय जरूर हमसे साझा कीजिए ताकि हम आगे किन किन मुद्दों पर आपके सामने डिटेल रिपोर्ट लेकर के आए ये भी पता चले, और देश जो जनता इस वक्त हमें सुन रही है वो क्या कुछ सुनना चाहती है ये हमें पता चले।